वेलकम टू तत्संबोध। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीपी। जीडीपी हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में आप कब सुनते हैं। जैसे कि कोई भी नेता लोग जब इलेक्शन का टाइम होता है या अपनी बड़ाई करना चाहते हैं, अगर इकोनॉमी बेहतर करती है तो उस वक्त इन शब्दों का प्रयोग होता है, या फिर इकोनॉमिक्स पर थोड़ी बहुत बातचीत होती है तो उसमें अक्सर जीडीपी का नाम आते रहता है। तो ये ज़रूरी है कि इसके बारे में आपको एक बेसिक जानकारी हो। इस लेक्चर में हम जीडीपी को जानेंगे ही, उसके साथ साथ अलग अलग मेथड्स जो हैं जिसके थ्रू जीडीपी कैलकुलेशंस होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर थोड़ी बातें हम करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में भी, फिर जीडीपी के कुछ क्रिटिसिजम्स को भी देखेंगे। उसके साथ साथ कुछ अलग टर्म्स हैं इसी से एसोसिएटेड जिसको कि जीडीपी मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए हैं। सो ओवरऑल ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो जीडीपी के ही अराउंड इर्द गिर्द रहेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली थी। जब आप इसके डेफिनेशंस को देखेंगे तो डेफिनेशन में आपको लिखा मिलेगा कि ये एक तरह का मॉनेटरी वैल्यू का कैलकुलेशन से जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं हमारे कंट्री में एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, खास करके हमारे यहाँ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इसका कैलकुलेशन करती है वो एक फाइनेंशियल ईयर का करती है। यानी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 के दौरान हमारे कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, उनका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक मॉनेटरी यानी उसका पैसे में वैल्यू निकाला जाता है कि कितने का हुआ और उसको जोड़ के आपको बता दिया जाता है कि हाँ इतने का जीडीपी भारत का है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमारी भारत सरकार जो है वो 2024 तक भारत का जीडीपी $5 ट्रिलियन रखने का लक्ष्य है। तो आखिर ये मॉनेटरी वैल्यू है क्या, $5 ट्रिलियन क्या है? वो यही चीज़ जीडीपी बताता है कि इस देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है फाइनली, जिसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इन सब का कैलकुलेशन है। किस टर्म्स में? पैसे में। तो आपको मन में ये बात आ रहा होगा कि क्या ये हर चीज़ का कैलकुलेशन है? ऐसा नहीं है। जो चीज़ ऑफिशियली काउंटेबल है ना, ऑफिशियल्स नंबर्स में है, उन्हीं चीज़ों का सिर्फ काउंटिंग होता है इसमें, ठीक है। और ये प्रोडक्शन के स्तर पे होता है, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इस बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। वैसे आपको एक लास्ट वाला चार्ट ही आपको प्रेजेंट करके मैं दिखा सकता हूँ। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी से जो आउटपुट निकलता है उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक इंटरमीडिएट होता है और एक फाइनल होता है। इंटरमीडिएट गुड्स में मैंने आपको एग्जांपल रोल्ड स्टील का दिया था, जो कि आगे जाके किसी और प्रोडक्ट को बनाने में खुद ही कंज्यूम हो जाता है, और तब जाके, और फाइनल गुड्स क्या होता है कि उसको आप यूज़ करते हो, जिसमें कैपिटल और कंजम्पशन गुड्स की हमने बात की थी। तो यहाँ तक तो आप बेसिक डेफिनेशन को समझ गए, पर इससे रिलेटेड और भी बातें हैं, जैसे कि हम क्यों पढ़ते हैं जीडीपी। तो एक तो मैंने आपको बताया कि नेताओं के भाषण में आप सुन रहे हो, मान लो कि जीडीपी देखो, अगर जिनकी सरकार है वो तो अपने आप को यूटिलाइज करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं कि हाँ जीडीपी इतना बढ़िया हुआ। ऑपोजिशन क्या करती है कि जीडीपी गिर रहा है। जैसे कोरोना के टाइम में आपको याद हो कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत जीडीपी गिर गया था, यानी हमारी इकोनॉमिक हेल्थ को वो दिखा रहा है किसी न किसी फॉर्म में। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि पूरे इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट है, बहुत ही छोटे स्तर पे दिखाया जाता है कि हाँ हमारी इकोनॉमिक हालचाल कैसा है। जैसे आप अपना हेल्थ के बारे में कंसर्न होते हो, आप अपने सोशल स्टेटस के बारे में कंसर्न होते हो, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी के बारे में कंसर्न होते हो, उसी तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी, किस तरह का प्रोग्रेशन हो रहा है या हम और पीछे जा रहे हैं, इन सब बातों को एक सिंपल तरीके से दिखाने का एक तरीका है। दूसरे स्तर पे अगर आप एकेडमिक्स से जुड़े हुए हैं तो महंगाई और जनसंख्या से रिलेटेड भी और डीपर इनसाइट्स, यानी और अंदर तक जाके आप गहराई तक पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। तीसरी तरफ की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स यानी लॉ मेकर्स हैं, जो इकोनॉमिक संबंध में, या इन्वेस्टर हैं, कोई पैसे लगाने वाला है, बिजनेसमैन है, तो वो ये देखना चाहता है कि भारत किस तरह का देश है इकोनॉमिकली, यानी प्रोग्रेस कर रहा है या पीछे बढ़ रहा है। आप जानते होंगे कि रेस में कोई भी हारते हुए घोड़े पे पैसे नहीं लगाना चाहता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर को भी एक तरह का
सिग्नल देता है कि हाँ भैया हम लोग सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या नहीं, और आप अपने पैसे लगा सकते हैं और यहाँ भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसलिए जीडीपी का इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब इसमें अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, जैसे मेथड्स आप उसको कह सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और इनकम। इन सबको हम बारी बारी से समझते हैं कि आखिर इनमें होता क्या है। एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको समझने में सहूलियत होगी। हम लोग शुरुआत करेंगे प्रोडक्शन मेथड से। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि वैल्यू एडिशन और जीडीपी बहुत ही माइन्यूट, आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे स्तर पे समझने के लिए है। जैसे कि आप मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं पर ये जस्ट समझने के लिए है कि किसी इकोनॉमी में एक फार्मर किसान है और एक बिस्किट बनाने वाला, सिर्फ 2 लोग हैं, बाकी सब लोग एब्सेंट हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो मान लीजिए एक फार्मर वीट फार्मर है ना, गेहूँ उगाता है, और ये भी मान लीजिए कि उसको गेहूं उगाने में कोई भी खर्च नहीं होता है फॉर द टाइम बिंग। क्यों ऐसा है? हो सकता है कि उसके पास सीड अवेलेबल हो और वो अपनी खुद ही मेहनत करते हैं, तो लेबर कॉस्ट भी बच जाएगा। और उन्होंने वीट लगाया और फाइनली 100 रुपये का वीट प्रोड्यूस किया। 100 रुपये में 50 रुपये का वो खुद के लिए रख लिया, साल भर के लिए खाने के लिए, और 50 जो है वो मार्केट में बेच दिया, ठीक है। जो बिस्किट बनाने वाला है उसने जो मार्केट में, ये इन्होंने क्योंकि 2 प्लेयर हैं तो वो जो 50 बेचे वो बिस्किट वाले ने खरीदा, और उस 50 रुपये के वीट से उसने 200 रुपये की बिस्किट बनाई। तो अगर आप वैल्यू एडिशन समझना चाहते हैं तो फार्मर के केस में पूरे 100 रुपये की वैल्यू एडिशन है, क्योंकि हमने पहले ही ये एज्यूम किया है कि फार्मर ने इनपुट पर कोई खर्च नहीं किया है। जबकि बेकरी वाले के केस में क्या होगा, 200 का बिस्किट तो जरूर है पर उसने 50 रुपये वीट खरीदने में भी लगाया था, गेहूं में, तो उसने 150 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। अगर इन्हीं दोनों प्लेयर को लेकर जीडीपी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्शन मेथड से, तो आपने क्या डेफिनेशन में पढ़ा था, फाइनल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर फाइनली आप देखेंगे तो फाइनल क्या है, ये 50 तो इंटरमीडिएट हो गया जो फार्मर ने किया था, क्योंकि उसने खुद के लिए रख लिया, तो सेल कितने के लिए, 50 का, और बेकरी वाले ने कितने के बिस्किट बेची, तो 200 का। तो टोटल अगर जीडीपी आप इन दोनों प्लेयर्स को मिला के निकालेंगे तो 250 रुपये निकलेगा। तो ये एक बहुत ही छोटे स्तर से आपको पढ़ाने की कोशिश है, समझने की कोशिश है बेसिकली। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। जो इसमें दूसरा मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड समझने के लिए आपको एक, जो हमने प्रीवियस क्लास में लेक्चर पढ़ा था जिसमें कि हमने अलग अलग तरह के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखा था एक्सटर्नल सेक्टर को हटा के। जैसे आप देखिए, अगर आपको ये याद हो तो कैसे फर्म डील करती है हाउस होल्ड के साथ, गवर्नमेंट के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। इस मेथड में एक्चुअल में क्या आपको देखना है कि जो भी खर्च हो रहा है, अब हाउस होल्ड का खर्च आप देख सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में हो रहा है, या जो बोरिंग्स करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको आप अपने बिल्डिंग्स में या कार में खर्च करते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट का भी खर्च होता है। तो यहाँ पे तो 3 सेक्टर ही हमने देखा था क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर को हटा लिया था, लेकिन एक्चुअल में 4 सेक्टर प्रेजेंट होते हैं। यानी एक्सटर्नल सेक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए टीवीएस मोटर कंपनी है, वो बाइक बनाती है, तो हो सकता है उसके कुछ पार्ट्स वो चाइना से भी मंगाती हो। तो आप तो काउंट कर रहे हैं कि हमारे देश में जो प्रोड्यूस हुआ 1 साल के अंदर वो भारतीय जीडीपी का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट का भी तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या फिर कई सारी चीज़ें हम बाहर भेज भी देते हैं अपने देश से। तो उनके कैलकुलेशंस को एग्जैक्ट करने के लिए अगर खर्च, आप सबका खर्च देखना चाहते हैं जिन्होंने कहाँ कहाँ किया, तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है C+I+G+X-M। यहाँ पर अलग अलग शब्दों के क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। C जो है वो यहाँ पर कंज्यूमर के स्पेंडिंग को दिखाता है, यानी प्रीवियस स्लाइड में जो हाउस होल्ड था उसने कितना एक्सपेंडिचर किया, ये उस बारे में है। I जो इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी जो कंपनीज या प्लांट्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, वो कहाँ पे करती हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं लोन लेके या अपने सेविंग्स से जो बचा खुचा है उसको अपने प्लांट को बढ़ाने में या नए प्लांट को लगाने में करती हैं, तो वो उनका एक्सपेंडिचर हो गया। गवर्नमेंट का अपना एक्सपेंडिचर हो गया। ये X-M क्या शो करता है, जो भारत से एक्सपोर्ट हुआ माइनस जो भारत से इंपोर्ट हुआ, क्योंकि ये वाला चीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ प्रोडक्शन में किसी न किसी फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है। तो ये फॉर्मूला आपको काफ़ी कॉमन मिलेगा। ओके,
जो तीसरा मेथड है इसमें इनकम मेथड है। अब इनकम मेथड को समझने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ध्यान में रखना पड़ेगा। बेसिकली इनकम मेथड में करना कुछ नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और जो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको जो जो इनकम है, जैसे एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है, लेबर का वेजेज है, रिसोर्सेस पे आप रेंट देते हो, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो इन सबको ऐड कर दोगे तो इनकम मेथड से भी जीडीपी निकल जाएगी, जिसको आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस वेजेस, किसके द्वारा? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितने सेक्टर्स आपने प्रीवियस वो में पढ़ा था उन सब का जोड़ दोगे तो ये मेथड से भी आपको जीडीपी निकल जाएगा। इन सबको निकालोगे तो आना तो सेम चाहिए सारे मेथड से, क्योंकि आप अप्लाई कोई भी मेथड कीजिए भारतीय इकोनॉमी की तो जीडीपी सेम रहनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन सेम हो रहा है। पर कभी कभार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ डेटा मिसिंग होते हैं या कमी रहती है, इसके चलते। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि अब जीडीपी आपने कैलकुलेशन देख लिया कि देश का इकोनॉमिक हालत हम कैसे देख रहे हैं, तो इस देश में क्या प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर, और उन सब का मॉनेटरी वैल्यू निकाल रहे हो, वो भी किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, नॉट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन सब का बारीकी से आप ध्यान रखिए, तब जाके आप क्रिटिसिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आप उसको अच्छे तरह से क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला चीज़ है क्रिटिसिज्म का, वो पॉइंट कहता है कि इसमें इनफॉर्मल या अनरिकॉर्डेड इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई काउंटिंग नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि आपके घर में कोई काम वाली बाई आती हो, झाड़ू पोछा लगाती हो, तो एक तरह का वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है, पर उसका कहीं भी लेखा जोखा नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि इसको ऐसा माना जाता है कि कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जबकि आपको मालूम होगा कि इस तरह के कितने बड़े स्तर पे काम होता है। तो आप समझिए कि ये सब लोग इकोनॉमिक से बाहर हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें है कि जो भी चीज़ें रिकॉर्ड पे आती हैं उसी में सिर्फ एनएसओ जो डेटा आपने पास लाता है सिर्फ उसी की बात होगी, बाकी चीज़ों की तो इसमें बात होगी नहीं। इनफैक्ट जितने भी ब्लैक मार्केट जो भी एक्टिविटी होता है तो वो सब भी काउंटिंग नहीं होगा। कई लोग अपना ब्याज पे पैसा लगाते हैं, तो गांव में आप अक्सर देखेंगे तो उनकी जो इनकम है वो अनअकाउंटेड हो जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह का इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर हो जाता है, खास करके जीडीपी कैलकुलेशन से, जो कि सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी का। बस ये बात है। जिसमें अगला पॉइंट है कि ये जोग्राफिकली लिमिटेड है, जबकि हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबली ओपन इकोनॉमी। इसमें मैं क्या बातें आपको बता रहा हूँ, आप ये समझिए कि किसी भी देश में आप मान लीजिए भारत में ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रही है भारत के सीमा के अंदर, वो कंपनी भारतीय है या फॉरेनर है, इस पे जीडीपी ये कुछ नहीं कहता है। तो आप समझिए कि अगर कोई बाहर की कंपनी हो और वहाँ वो आपको यहाँ पे सर्विस दे रही है, जैसे फोर्ड का यहाँ पे कार हो रहा हो, लेकिन वो प्रॉफिट तो अपने देश में भेज रहा होगा, तो क्या ये सही मानक है भारतीय इकोनॉमी का? क्योंकि प्रॉफिट वहाँ जा रहा है तो भारत को तो बड़ा चंक का फ़ायदा हो नहीं रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आयरलैंड के बारे में दिया हुआ है कि $210 बिलियन उसका जीडीपी था, 2012 का ये डेटा है, हालांकि पुराना है पर समझने के लिए सही है। जीडीपी उनका $210 बिलियन के आसपास है, लेकिन $45.7 बिलियन देश के बाहर चला जाता है, क्योंकि विदेशी कंपनियां हैं और वो अपने उसमें भेज देती है। तो क्या ये रियल पिक्चर दिखाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? ये क्वेश्चनेबल है, और आप कह सकते हैं कि नहीं, ये भी एक वैलिड पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है। सिमिलरली आप एक सिर्फ मटेरियल आउटपुट पर देख रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ओवरऑल वेलबींग पे तो कोई ध्यान ही नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम हमारे यहाँ हो रहा है, तो जो धनिक या रिच मैन है वो ज़्यादा रिचर बनते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब बनते जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि भारत देश के 1% लोग के पास इस देश की लगभग 60% प्रॉपर्टी है। तो ये इनइक्वालिटी को दिखा रहा है और ये ट्रेंड बढ़ते ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। दूसरी तरफ इकोलॉजिकल डैमेज भी एक बड़ी रियलिटी बनते जा रही है। आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कचरा कहाँ फेंक रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहीं भी नदी में बहा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का बहुत ही बड़ा इकोलॉजिकल हजार्ड भी हमारे सामने आ रहा है। तो सिर्फ अगर हम प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक सही पिक्चर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इकोलॉजी का हानि कहीं आगे जाके आपको ही हानि करेगा ओवरऑल। दूसरी तरफ इंटरमीडिएट गुड्स का इसमें कैलकुलेशन ही नहीं होता। मैंने बताया ना कि डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स में मैंने आपको बताया था कि
स्टील की परत जो निकलती है वो जाके आगे बॉक्स बनती है। लेकिन आप सोचिए, अगर इंटरमीडिएट गुड्स के प्रोडक्शन में, उसके लॉजिस्टिक्स में कोई इशू आता है तो उन चीज़ों का इसमें कोई एनालिसिस नहीं होता है जीडीपी के माध्यम से। सो बेसिक बात ये है कि आपको कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस इसमें नहीं मिला। दूसरी तरफ वेस्ट को भी ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरह देखते हैं। मान लीजिए अब सिगरेट भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो फ़ायदेमंद है इकोनॉमी के लिए या सही नहीं है, वो नहीं देखा जाता है। जहर भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो भी माना जाएगा कि उससे देश का वृद्धि हो रहा है, क्योंकि वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव के बीच कोई असेसमेंट नहीं देता है जीडीपी। जब इतनी सारी बातें क्रिटिसिज्म में आएंगी तो निश्चित तौर पे कुछ अलग मेट्रिक्स भी आएंगे। उस क्रम में हम लोग कुछ अलग मेट्रिक्स देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी का नाम आता है। अब जीएनपी को आप प्रीवियस एग्जाम्पल से लिंक कर सकते हैं, जहां मैंने आयरलैंड की बात की थी कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें फॉरेन कंपनियों का भी हाथ है। बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो फॉरेनर्स हैं, और हमारे देश के भी बहुत सारे लोग बाहर हैं। जैसे इन्फोसिस की कंपनी बाहर है तो वो भी यहाँ सेंड करती होगी। तो जीडीपी में इस चीज़ का एक तरह से कहिए कि एक रिफॉर्म है, या आप एक तरह से कहिए कि एक बेटर मेथड टेक्निक है, जिससे कि सही एनालिसिस हो सके जो भारतीयों के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि जो इनकम यहाँ से जो हमारे देश में विदेशी अर्न कर रहे हैं उसको घटा देते हैं, और जो हमारे यहाँ के लोग बाहर में हैं उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो उससे आपको निकल के आता है क्या, जीएनपी। तो आप देख सकते हैं छोटे फॉर्म में इसको क्या कहा जाता है, जीएनपी। जीडीपी में आप उसको ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट कैसे निकला, तो विदेशियों को घटा दो और अपने देशियों को ऐड कर दो। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसफ़र पेमेंट ऐड नहीं होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट का कहने का मतलब हो गया कि जो पैसे एक बार भेजा जाए किसी एवज में नहीं। जैसे आप बाहर कमाते हो और अपने पेरेंट्स को पैसा भेजते हो तो वो किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। ठीक है, आप कंपनी में एक बार कमाए, वो पैसा एक बार कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार कमाए वहाँ भी कैलकुलेट हो गया और आप घर भेजे वो भी कैलकुलेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। जिसको रेमिटेंसेस भी बोलते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग जाते हैं काम करने तेल की कंपनियों में, तो वहाँ से बहुत सारा पैसा भेजते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा। अब इसी में एक टर्म आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो बेसिकली इसको डिफाइन कैसे किया गया कि जीडीपी में डेप्रिसिएशन को घटा दीजिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि आप सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है उसी को ऐड करते जा रहे हैं। प्रोड्यूस करने में जो मशीनरी यूज़ हो रही है वो धीरे धीरे ख़त्म भी तो हो रही है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप किसी कार वाले को आप लेते हो, ओला या उबर का बुक करते हो राइड। जब वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है तो उसके वियर टियर भी तो आता है। जैसे उसका टायर का घिसना हो गया या उसके इंजन थोड़ा सा और ख़राब होगा धीरे 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 धीरे। तो इन सब चीज़ों का जब आप कैलकुलेशन रियल में करते हैं तब आपको मालूम चलता है कि हाँ यार, ये जो एनडीपी है ना वो सही पिक्चर दिखा रहा है। तो बेसिकली बात यह है कि जीडीपी की कमियों को करेक्ट करने के अलग अलग ये सब मेथड्स हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें जीएनपी में जब आप डिप्रिसिएशन को घटाते हो तो ये आता है। तो ये सब चीज़ें आप एक तरह से इन्फॉर्मेशन की तरह याद कर सकते हो। कहीं कहीं वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाता है। अब जीएनपी को ही ग्रॉस नेशनल इनकम भी कहा जाता है और एनएनपी को कहा जाता है नेशनल इनकम। इसी में एक डिस्पोजेबल इनकम भी बताया जाता है, जिसमें नेशनल इनकम को जब ट्रांसफ़र पेमेंट के साथ आप ऐड कर देते हो। ट्रांसफ़र पेमेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे सऊदी अरेबिया में कोई काम कर रहा है और वहाँ से कोई भेज रहा है ना, तो वो वन वे ट्रांसफ़र होता है। उसके एवज में आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है। तो आप अपने पेरेंट्स को भेज रहे हो तो वो सब पैसा जब ऐड होता है तो डिस्पोजेबल इनकम बन जाता है। इसके बाद एक आपको फैक्टर आता है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस जीडीपी से ही रिलेटेड है कि जीडीपी किस पे कैलकुलेट होता है। तो मार्केट प्राइस कैसे निकलता है कि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो और सब्सिडीज माइनस कर दो। ये क्या कहने की कोशिश है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फैक्टर कॉस्ट क्या था। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो अर्न किया गया है वो फैक्टर इनकम उनका होता है। यानी एक कंपनी, जब आपको मैंने बताया था उस डायग्राम से कि कैसे कैसे एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना, फिर रिसोर्सेज पर रेंट लगता है, लेबर को वेजेज देना पड़ता है, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है। तो एक तो वो कॉस्ट हो गया। आप इसको एक प्रोडक्ट के माध्यम से समझिए कि किसी भी, जैसे मोबाइल फ़ोन है तो उसको कंपनी को पूरा किस पैसे पे बेचेगी, जितना उसको प्रॉफिट देना होगा, रेंट देना होगा, वेजेज, इंटरेस्ट, ये सब कैलकुलेट करके दे दी। अब मान लीजिए मार्केट में आया, उस पर सरकार टैक्स भी लगा देती है 10%, तो
वो टैक्स भी भरना पड़ेगा। प्लस सब्सिडी मान लो उस पर सरकार ने दिया होगा कि चलो भैया झारखंड में आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको 5% रॉ मटेरियल पे कुछ आपको कंसेशन मिलेगा, तो उसको भी घटाना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप देखते हो ना किसी प्रोडक्ट पे लिखा रहता है कि मार्केट प्राइस पे इसका इतना दाम है, तो उसमें इन चीज़ों का कैलकुलेशंस होता है। तो आपको अंतर समझ में आ गया कि अगर कोई बोलता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो वो क्या होगा, और अगर कोई कहे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो वो क्या होगा। ये बेसिकली इन टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। इसी क्रम में आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी भी कभी कभी पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिकली ये किस चीज़ को दर्शाता है, इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। इस टेबल में आपको अलग अलग साल के व्हीट और राइस के बारे में कुछ दिया गया है, ठीक है। अब जैसे देखिए 2011-12 का डेटा आप देख सकते हैं व्हीट में, कि मान लीजिए 10 किलो व्हीट प्रोडक्शन होता है और उसका प्राइस क्या है 10 रुपये पर केजी। सिमिलरली राइस है 8 केजी उस साल प्रोड्यूस होता है और उसका रेट है 12 रुपये पर केजी। अब आप नेक्स्ट ईयर में घुस जाइए। नेक्स्ट ईयर में आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है 11 केजी है, साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है 10.5 रुपये पर केजी हो रहा है। ओके, सिमिलरली आप राइस में भी देख सकते हो कि 9 केजी, यानी प्रोडक्शन में भी 8 से 9 हो गया और प्राइसेस भी 12 से 12.5 हो गया। अब बाकी डेटा 13-14 का भी आप देख सकते हैं इसी क्रम में। तो जब आप नॉमिनल जीडीपी निकालते हो तो क्या करते हो, मैंने बताया था कि आपको मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मान लो सिर्फ व्हीट एंड राइस ही प्रोड्यूस करना होता तो इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा। तो 2011-12 का आपको अगर निकालना है तो 10 × 10 करेंगे, क्योंकि 10 केजी है और 10 रुपये है। और राइस का उस साल का कैलकुलेशन क्या होगा 8 केजी × 12, तो आपको 196 रुपये नॉमिनल जीडीपी निकला 2011-12 में। 2012-13 में इसी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो 228। सिमिलरली इस तरह से दिख रहा है। तो अगर कोई इसको देख रहा है तो उसको लग रहा है कि हाँ यार हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्योंकि हमारा जीडीपी 196 से 228, 228 से 262, फिर 291 हो रहा है। पर क्या ये ट्रू पिक्चर है? मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि चलो आप मान के चलो कि व्हीट 10 किलो से 11 किलो तो हो गया, पर कहीं ना कहीं 10 रुपये था उसका रेट, जो कि 10.5 हो गया। तो क्या महंगाई बढ़ने के कारण भी तो आप कैलकुलेशंस में इधर उधर हो सकता है। तो क्या वो ट्रू पिक्चर दिखाता है? इसी चीज़ को कंसर्न में लेने के कारण रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट आया। तो रियल जीडीपी में हम करते क्या है कि एक बेस ईयर ले लेते हैं, एक फिक्स कर लेते हैं ऐसा ईयर कि चलो भाई प्राइस हम इस ईयर के हिसाब से देखेंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि हम 11-12, 12-13, 13-14 इन सब में क्या कर रहे हैं कि व्हीट और राइस का प्राइस फिक्स कर दिए, यानी 10 रुपये पर केजी ही रखेंगे। और फिर आप निकाल के देखिए व्हीट, सिमिलरली राइस का भी 12 रुपये पर केजी रखिए और वो 2011 को आप फिक्स कर दीजिए कि इस साल का प्राइस है। अब अगर सच में जीडीपी बढ़े जैसे 196 से 218, 218 से 240, तो आप देख सकते हैं कि जो पहले वेरी कर रहा था 228 जो 2012-13 में देखने को मिला, वो 218 एक्चुअल में है, क्योंकि आप प्राइस बढ़ा दिए थे 0.5 रुपीज़ पर केजी से व्हीट में और राइस में भी 0.5 पर केजी। तो इन चीज़ों को सही आकलन के लिए जीडीपी निकाला जाता है, रियल जीडीपी सॉरी। तो नॉमिनल और रियल जीडीपी में बेसिक डिफरेंस किस बात का है? महंगाई का ही है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इस एग्जाम्पल को आप एक बार पॉज करके अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने क्या क्या बातें देखी? हमने देखा कि जीडीपी है क्या, क्यों इम्पॉर्टेंट है जीडीपी को पढ़ना, उसके क्या क्या मेथड्स हैं। 3 मेथड्स आपने देखा, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर और इनकम। कौन करता है? एनएसओ भारत में कैलकुलेट करता है इसको। फिर क्योंकि इस मेथड को कैलकुलेट करने में कई सारी चीज़ें दिक्कत यानी सेंस कि ये जो टेक्निक है वो परफेक्ट नहीं है, तो उसमें क्या कमियां हैं, क्या पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म है, वो देखा हमने। फिर उन क्रिटिसिज्म को सही करने के लिए कुछ मेथड्स अलग अलग अपनाए गए, जिसमें आपने पढ़ा GNP, NNP, NDP, तो इन सब के बारे में भी हमने देखा। और फिर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे जीडीपी कैसे निकलता है, इस बात को हमने ध्यान में रखा। और लास्टली हमने इन्फ्लेशन के रोल को देखा कि एक्चुअल में जीडीपी नॉमिनल जो निकलती है और रियल जीडीपी में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।